आप लोगों ने बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि शादी में मुलाकात हुई और फिर रात में ही कांड हो गया। दरअसल ये बात है साल 2023 की 14 सितंबर की बात है। 14 सितंबर को एक घर में बारात आई रहती है और वहीं पर एक लड़का रिश्तेदारी में पहुंचा रहता है और वहीं पर एक औरत आई रहती है जो उस रिलेशन में उसकी भाभी लग रही होती है। वहीं पर उससे जब उसकी मुलाकात होती है तो वो जो भाभी थी वो और जो वो लड़का होता है जिसका नाम विशाल होता है, उन दोनों के बीच में जब नैनाचार होते हैं तो फिर हो जाता है पूरी रात वाला कांड। आखिर उस रात उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है कि जिसका अंजाम बहुत बुरा हो जाता है। दरअसल उस रात उन दोनों के बीच में नैनाचार तो होते ही है, लेकिन साथ ही साथ वो एक दूसरे के अंदर समा भी जाते हैं। और वाकई ये जब सच्ची घटना जब सामने आती है पब्लिक के, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। चलिए आज की सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार का एक जिला लगता है बेतिया, और इसी बेतिया का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रामजन्म होता है। दरअसल जो रामजन्म होते हैं, इनका परिवार होता है, इनकी पत्नी होती है, बेटा होता है, बेटी होती है, सब कुछ इनके जीवन में बड़ा ही अच्छा चल रहा होता है। रामजन्म की जो बेटी थी जिसका नाम प्रियंका होता है, जो बेटा है उसका नाम विशाल होता है। और ये लोग जो है नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। सच्ची घटना बिहार के बेतिया से निकल करके सामने आई। दरअसल सच्ची घटना का जिक्र करूँ उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि जितने भी हमारे वारदात तक परिवार में नए लोग आए हैं उनसे विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आज की कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम रामजन्म होता है, उनकी एक बेटी होती है जिनका नाम प्रियंका होता है, और एक बेटा होता है जिसका नाम विशाल होता है। इन लोगों का परिवार बड़ा ही अच्छा चल रहा होता है। जो विशाल होता है वो कक्षा 10वीं का छात्र होता है। वो प्रतिदिन उसकी रूटीन होती है कि वो स्कूल जाता है, स्कूल से आता है और ट्यूशन जाता है। दरअसल जो ट्यूशन पढ़ाती है, पढ़ाने वाली एक मैडम होती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। दरअसल जो मैडम होती है वो उनकी जो उम्र होती है लगभग 35 साल के करीब होती है, लेकिन वो लगती नहीं है कि वो 35 साल है। विशाल कहीं ना कहीं अपनी मैडम को ही मन चाहने लगा था अब इधर, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो मैडम से अपने दिल की बात कह सके। विशाल भी दिखने में बेहद हैंडसम था, स्मार्ट था, और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। लेकिन जो विशाल है वो कक्षा 9वीं से 10वीं में चला जाता है, लेकिन उनकी इस इच्छा ये नहीं हो पाती है कि वो अपनी मैडम से कुछ कह सके। अब ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है और एक दिन जो विशाल है, अचानक से एक दिन एक व्यक्ति आते हैं और उसके घर कार्ड लेकर के आते हैं। कार्ड ला करके उसके पिताजी को देते हैं और कहते हैं कि हमारे घर पे शादी है और आप सभी लोगों को आना है। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं होते हैं बल्कि जो विशाल होता है उसके मौसा जी होते हैं। मौसा के घर पे शादी होती है और चूंकि लड़की की उनकी शादी होती है जिसका नाम शर्मिला होता है। शर्मिला से उसकी शादी तय हुई थी वो शादी के लिए, तो उसी शादी में और इन सभी पूरे परिवार को जाने का निमंत्रण मिलता है। अब जो विशाल है वो बेहद खुश होता है कि उसकी मौसा के यहाँ शादी है और वो जाएगा, अपने पूरे परिवार के साथ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि उसके सर पे जो 10th का एग्जाम है वो भी होता है और उसके स्कूल से उसको छुट्टी नहीं मिल रही होती है। मैडम से कहता है कि उसको स्कूल से छुट्टी चाहिए और कोचिंग की भी छुट्टी चाहिए, तो उसकी जो मैडम है वो भड़क जाती है और कहते हैं तुम्हारा एग्जाम है और तुमको शादियाँ समझ में आ रही हैं। इस पर विशाल कहता है कि ठीक है मैडम, नहीं जाएंगे, लेकिन वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करवाता है और छुट्टी लेने के लिए, तो छुट्टी उसको मिल जाती है। दरअसल विशाल इतना सरल लड़का था, सीधा लड़का था कि हर कोई उस पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार था। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, आती है डेट 14 सितंबर की, और 14 सितंबर में जो शादी की जो डेट मिली थी उस डेट में ये पूरा परिवार अपने मौसा के यहाँ जाता है, यानी विशाल के मौसा के यहाँ पूरा परिवार जाता है। और वहीं पर 2 दिन पहले ही जाते हैं, यानी कि विशाल जाता है, विशाल की जो बहन है प्रियंका वो जाती है, और विशाल की जो माँ है कमला वो जाती है। और ये तीनों लोग जाते हैं। शादी वाले दिन पिताजी आने वाले होते हैं, यानी कि रामजन्म आने वाले होते हैं। सभी लोग शादियों में बहुत मस्ती करते हैं,
लेकिन अब जिस दिन शादी होती है उसी दिन जो लड़का होता है उसकी जो दूसरी मौसी होती है एक, यानी कि उसकी जो माँ थी वो 3 बहनें थी, तो जो दूसरी मौसी थी उसकी बहू जो थी वो वहाँ पर आ गई थी। वह विशाल से पहले कभी मिली नहीं थी। जब उसको पता चलता है कि ये विशाल है और जो उनकी जो मौसी है उन्हीं का ये लड़का है, तो वो उससे घुल मिल जाती है और उससे मजाक करने लगती है। विशाल भी काफ़ी मजाकिया अंदाज का होता है। फिर उस दिन जो डांस वगैरह का प्रोग्राम भी दिन में होता है, तो उसी दिन से और फिर जो विशाल होता है अपनी भाभी की सेवा में लगा रहता है। ऐसे ही पूरा वक्त गुजरता है, रात मिलती आती है, सभी लोग अपने अपने तैयार होने में लगे हुए थे और विशाल भी तैयार होकर घूम रहा था। तब तक जो विशाल की जो मौसी होती है, यानी कि जो जिसकी बेटी की शादी होती है, वो कहती है कि विशाल जाओ अपनी भाभी से, जिनका नाम उर्मिला होता है, उर्मिला से कहना कि मुझे जो एक साड़ी जो होती है, जो इमली घोटावन में जो भी एक प्रक्रिया होती है उस पर दी जाती है, तो वह साड़ी उनसे मांग करके लाओ, उन्हीं के पास रखी हुई है। विशाल जाता है और जैसे वो कमरे के पास पहुंचता है, जो दरवाज़ा होता है अंदर से बस लॉक नहीं ज़्यादा होता है, और जो विशाल दरवाज़ा खोलने के लिए होता है, दरवाज़ा खोलता है, लेकिन दरवाज़ा जो था वो थोड़ा सा लॉक फंसा होता है, क्योंकि जो उसकी भाभी है वो अंदर शायद कपड़े बदल रही होती है। विशाल कहता है कि दरवाज़ा खोलिए, मुझे कुछ सामान लेना है, तो मुझे आपसे कुछ सामान लेना है। तो इस पर जो उसकी भाभी होती है मजाकिया अंदाज में कहती है कि आपको क्या चाहिए, अगर मैं दरवाज़ा खोल दूंगी तो आपकी आंखें चौनिया जाएंगी। इस पर जो विशाल होता है वो कहता है कि ठीक है, आप खोल करके तो देखिए। तो जो विशाल की भाभी होती है वो दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोल करके दरवाजे को फिर बंद कर लेती है। अब जैसे ही विशाल अंदर पहुंचता है तो फिर जो अंदर का मंजर है उसको जब देखता है तो उसकी आंखें वाकई फटी की फटी रह जाती है। दरअसल विशाल जो नज़ारा देखता है कि उसकी जो भाभी होती है वो केवल ब्लाउज और पेटीकोट में होती है, जिसको देखने के बाद विशाल खुद का आपा खो बैठता है और उसके बदन को देखता ही रह जाता है। जो उसकी भाभी थी वाकई देख काबिले तारीफ थी। उसके जब बदन को देखता है विशाल, तो वो खुद को कंट्रोल कैसे कर रहा था वो खुद समझता है। जो उसकी भाभी होती है वो भी तो शर्मा ही जाती है, लेकिन विशाल कहता है कि वाह, अगर आपके जैसी अगर बीवी मुझे भी मिल जाती तो मेरी किस्मत खुल जाती। इस पर जो भाभी उसकी होती है मजाकिया अंदाज में तो थी, वो कहती है कि दूसरे की क्या जरूरत है, जब मैं खुद हूं तो तुम मेरे ही साथ हो जाओ। इस पर इतना कहते हुए विशाल को पकड़ती है और वो किस कर देती है। अब विशाल खुद पे कंट्रोल करता है, लेकिन फिर उसे कहता है कि आप जल्दी से मुझे साड़ी दे दीजिए, मुझे मौसी ने साड़ी मांगी है। इस पर जो उसकी भाभी होती है वो कहती है कि ठीक है, साड़ी जाओ, साड़ी दे दो। साड़ी देती है वो और ले जा करके जो विशाल है साड़ी दे करके फिर अब विशाल से रहा नहीं जाता है। विशाल जो है कुछ समय बाद फिर अब वो अपने भाभी के ही चक्कर में पड़ा रहता है। बारात आती है, बारात आने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया खत्म होती है। इधर जो विशाल था, विशाल की आंखों में तो कुछ और ही सूझ रहा था। अब उसकी जो निगाहें थी केवल उसकी भाभी को ढूंढ रही थी। विशाल उधर जब मौका मिलता है तो जो विशाल अपनी भाभी को ही देख रहा था, विशाल की भाभी भी विशाल को ही देख रही थी। अब कहीं ना कहीं ये दोनों की जो नैनाचार थे वो होते जाते हैं और ये दोनों खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसकी भाभी उसको इशारा करती है और छत पे जाने के लिए बोलती है। तो जो विशाल है वहां से उठता है और सीधा वो छत पे चला जाता है। दरअसल छत पे जो एक घर रूम बना हुआ था और रूम के पीछे बाउंड्री टाइप का था, उसमें जगह पड़ी हुई थी। तो जब वहां पर पहुंचता है तो कुछ समय बाद उसकी भाभी भी छत पे पहुंच जाती है। यानी उस समय रात के लगभग 3 बज रहे थे। जो विवाह का कार्यक्रम है वो लगभग अब समाप्ति टाइम पे होता है और सभी लोग जो घर के और लोग सदस्य थे सभी लोग सो गए थे। केवल जो कुछ लोग थे बस वही जगे हुए थे, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, सारे बच्चे जो थे छोटे छोटे वो सारे लोग सो गए थे। तो विशाल जो था वहाँ पर पहुँचता है, पीछे पीछे जो उसकी भाभी होती है यानी जो उर्मिला होती है वो भी पहुँचती हैं और पहुँच करके जब विशाल जैसे ही अपनी भाभी को देखता है कहता है कि बताइए भाभी क्यों आपने बुलाया। इस पर जो उसकी भाभी होती है वो विशाल को जकड़ लेती हैं और कहती हैं अब मुझसे खुद को रोका नहीं जा रहा है, तुम्हारे भैया जो हैं वो तो विदेश गए हुए हैं और यहाँ पर मेरी जो मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। इस पर इतना कह करके वो विशाल को जकड़ लेती हैं और फिर विशाल भी खुद को नहीं रोक पाता है और ये दोनों एक दूसरे में समाहित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो दोनों हैं उस जो खाली जगह होती है उसी जगह में जाते हैं और फिर वहीं पर ये दोनों अपनी अपनी जो आग होती है उसको बुझाने का प्रयास करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और ये जो संबंध बनाने का जो सिलसिला है अब उसकी शुरुआत वहीं से शुरुआत हो जाती है। सोचिए कि एक लड़का जिस दिन गया था एक औरत उसी दिन आई और फिर इन दोनों के बीच में नैनाचार हुए और उसी रात इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं।
इधर वक्त गुजर रहा होता है, जो विशाल है उस दिन दूसरे दिन भी वहीं पर रुकता है, जो उसकी भाभी थी वो भी वहीं पर रुकती है और वो कहती है कि आप मेरे घर तो कभी आते नहीं, मेरे घर आया करिए। अब विशाल बोलता है कि मैं तो अब हमेशा ही आऊँगा आपके घर, आपकी लत जो लग चुकी है। इधर जो विशाल था, अब विशाल फिर वहाँ से अगले दिन रात को फिर वहाँ रुकता है और फिर दूसरे दिन वहाँ से सभी लोग की विदाई होती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जाने से पहले जो विशाल की जो मौसी होती हैं, जिनकी बहू थी उर्मिला, वो कहती हैं कि विशाल एक काम करो कि अपनी भाभी को अपने बाइक से लेकर के चले जाओ और ले जा करके घर छोड़ देना। इस पर जो विशाल है वो कहता है कि ठीक है, और वो फिर वो अपनी भाभी को बिठाता है और चूंकि घर पे कोई नहीं होता है, घर पे ताला बंद होता है, तो ताला जो चाबी होती है वो उर्मिला जो होती है, यानी जो विशाल की भाभी होती है, वो ली रहती है और लेकर के दोनों वहाँ पर उस अपने घर पहुँचते हैं उर्मिला। और जाते ही फिर वहाँ पर भी इन लोगों को मौका मिलता है और फिर ये दोनों वहाँ पर फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं और उस दिन पूरे दिन बनाते हैं। और क्योंकि जो उसकी मौसी होती है वो शाम को आने वाली होती है और वो शाम को आती है। आते ही फिर वो कहती है कि विशाल तुम रुक जाओ। विशाल फिर उस दिन वहाँ रुकता है और फिर दोनों की जो अंदर की जो आग है वो फिर उस दिन बुझती है। अब ऐसे ये जो सिलसिला है वो चल रहा होता है। अब विशाल अपने तो घर फिर चला जाता है, लेकिन उसको अपनी भाभी के साथ वक्त गुजारना याद आ रहा था और वो चाहता था कि वो अपनी भाभी के पास बार बार जाए। दोनों के फ़ोन पर घंटों बातचीत हुआ करती थी और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। ऐसे ही वक्त के साथ साथ जो विशाल है मौका पा करके अपनी भाभी के घर जाया करता था और फिर वहीं पर उनके साथ वक्त गुजारता था। अब कहीं ना कहीं अब जो उसकी भाभी थी उर्मिला को भी विशाल की लत लग चुकी थी। अब इसी बीच जो उर्मिला है, उर्मिला का पति आ जाता है। उर्मिला का जो पति है यानी कि जिसका नाम विकास है, विकास जब वापस आता है विदेश से कुछ समय बाद, यानी कि ऐसा कर 6 महीने का वक्त गुजरता है। 6 महीने बाद विकास जब घर पे आता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। इधर कहीं ना कहीं जो उसकी जो भाभी होती है, एक दिन उसको ऐसा लगता है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है। अब फिर वो इस बात को नज़रअंदाज करती है, लेकिन अब उसी बीच जब उसका पति आता है विकास, अब फिर एक दिन ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है और एक दिन वापस से विशाल जो है फिर से उसके घर पहुंचता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके भैया आ गए हैं तो देख करके हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन जो उसका भाई था यानी कि जो मौसी का जो लड़का था विकास, अब इन दोनों के बीच में अच्छे संबंध भी थे, अच्छे दोस्ती भी थी। फिर ये दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं, बैठते हैं वहाँ पर, फिर वक्त गुजारने लगते हैं। अब ऐसे ही उस दिन तो कुछ भी नहीं हो पाता है, लेकिन अगले दिन जो विकास है वो कुछ सब्जी उसको लेनी होती है और अपनी माँ के साथ वो लेकर के अपनी माँ को जाता है सब्जी खरीदने के लिए और बाजार से कुछ सामान लेना होता है। यानी दरअसल जो विकास है वो आया रहता है तो उसी के लिए कपड़े भी कुछ खरीदने होते हैं, ताकि वो उसकी मौसी का लड़का है और उसके लिए कपड़े देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर वो कपड़े खरीदने के लिए अपनी माँ को लेकर के जाता है। इधर जो विकास है अपनी माँ को जैसे ही लेकर गया, फिर उसकी भाभी है जो उर्मिला है और विशाल, ये दोनों फिर एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध फिर से बनाना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे ये सिलसिला चल रहा होता है। जो विशाल है उस दिन वहाँ पर 3 दिनों तक रुकता है और तीसरे दिन कहते हैं कि चोरी को कितने भी शातिर तरीके से अंजाम दिया जाए उसका खुलासा तो हो ही जाता है। अब इधर एक दिन रात में यानी कि तीसरे दिन रात को जब विशाल अपने कमरे में सो रहा होता है तो भाभी जो थी उसकी वो विकास के पास सोई हुई थी और जैसे ही उसको लगता है कि विकास सो गया है तो फिर वो उठ करके सीधे विशाल के कमरे में आ जाती है। जैसे विशाल के कमरे में आती है, जो विशाल है वो दोनों अपने आप में एकदम मस्त हो जाते हैं, दोनों फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इधर जो विकास है, विकास की जब नींद खुलती है तो अपनी पत्नी को अपने पास नहीं पाता है, तो फिर उसको ये लगता है कि उसकी जो पत्नी है कहीं ना कहीं बाथरूम में चली गई होगी या फिर कहीं पे होगी। अब ऐसे ही अब फिर वो उठता है तो फिर वो अपनी पत्नी को खोजने लगता है कि आखिर मेरी पत्नी गई कहाँ, इतनी रात को कहाँ चली गई है। उस समय रात के लगभग 2 बज रहे होते हैं और वो अपनी पत्नी को जाता है किचन में ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको प्यास भी लगी रहती है। तो वो सोचता है कि हो सकता है कि वो किचन में होगी, तो पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन किचन में भी नहीं मिलती है। फिर उसको बाथरूम जाना होता है, बाथरूम में जाता है, वहाँ भी उसकी पत्नी नहीं होती है। लेकिन जब दोनों जगह पत्नी उसकी होती नहीं है तो फिर वो परेशान हो जाता है। तो फिर वो सोचता है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि माँ के पास चली गई होगी। माँ के पास जाकर के देखता है तो फिर वहाँ भी नहीं थी वो। तब तक उसको कुछ एहसास होता है कि कहीं से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब जैसे ही आवाज़ आती है तो उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है तो देखता है कि यहाँ पर तो विशाल रात में सोया हुआ था। विशाल के कमरे की तरफ बढ़ता है तो फिर कमरे से जो पर्दा होता है वो थोड़ा सा हटा हुआ होता है और लाइट जल रही होती है और ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अब जैसे ही विकास इस चीज़ को देखता है वो दरवाजे को खुलवाने लगता है। जब जैसे ही अब ये दोनों अब समझ नहीं पाते हैं कि आखिर करे भी तो क्या करे। अब उसकी जो पत्नी है वो बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है, बिना कपड़े को होती है। आखिर उसके समझ में अब आ भी नहीं रहता कि वो करे भी तो क्या करे।
अब दोनों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। अब फिर वो क्या करते हैं कि दरवाजे की कुंडी को तो खोल देते हैं, लेकिन जो अब आखिर उन सबों को समझ में नहीं आता। दरअसल जो विशाल होता है, विशाल को विकास की जो बीवी होती है वो कहती है कि अब मेरे पति को पता चल जाएगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी और हम लोग अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। इससे अच्छा होगा कि हम विकास को रास्ते से हटा दें। विशाल के ऊपर भी वह भूत सवार होता है कि आखिर अब इज्जत की बात है, अगर उसकी माँ को पता चल जाएगा तो बड़ा ही बदनामी होगी, बड़ी ही बुराई होगी। अब इसीलिए उन दोनों ने निर्णय लिया। उसके बाद फिर दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही विकास कमरे के अंदर आता है, जो विशाल होता है एक रॉड होता है, उसी रॉड से विशाल के सिर पर जोर से मार देता है, जिससे विकास जो होता है वहीं पर गिर जाता है। जैसे वो गिरता है, ताबड़तोड़ डंडों से उसके सिर पर इतना मारते हैं कि जो विकास होता है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब फिर लगभग ये करते करते लगभग 3 बज जाते हैं, लेकिन जो उस लड़की की जो सास होती है, यानी कि जो विकास की जो माँ होती है, वो लगभग 6 बजे के करीब उठती थी, क्योंकि उसकी आदत थी। अब उन लोगों के पास 3 बजे से लेकर के 2 घंटे का टाइम होता है कि अब इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब पूरा दिन होता है। अब उसकी माँ जो होती है वो खोजती है, अगर विशाल अगर चला जाता, अगर विशाल वहाँ से चला जाता तो शायद वो अकेले कैसे बॉडी को ठिकाने लगाएगी। अब इसीलिए जल्दीबाजी में उस बॉडी को वहाँ से उसको एक बोरा होता है जो होता है उसी में लपेटा जाता है, पॉलीथीन में लपेटा जाता है, और दोनों भाभी और देवर मिल करके उसकी बॉडी को खींचते हुए बाहर लेकर के जाते हैं। और फिर वहाँ से जो उसकी भाभी होती है और देवर मिल करके बाइक पे उस बॉडी को रखते हैं और रख करके वहाँ से ले करके और जाते हैं एक दूसरे ज़िले में। और फिर वहाँ पर एक छोटा सा पोखरा टाइप का होता है, उसी पोखरे में उसकी बॉडी को फेंक देते हैं और फेंक करके वहाँ से वो सीधा अपने घर चले आते हैं। आकर के जो घर के कमरे की सफाई होती है, सारी सफाई क्लियर करी जाती है। और अगली सुबह जब पता चलता है कि उसकी जो माँ होती है कहती है कि विकास कहाँ है, तो फिर पता चलता है कि विकास जो उसकी पत्नी होती है बड़ी सफाई से कहती है कि वो तो खाना खा करके कुछ देर घर में रुके थे, फिर उसके बाद कहीं वो चले गए अपने दोस्त के साथ। अब जैसे ही उसकी माँ सुनती है, वो कहती है कि ठीक है, वक्त गुजरता है, पूरा दिन निकल जाता है, दिन से शाम हो जाती है, लेकिन वो विकास जो है वो वापस ही नहीं आता है। इधर जो विशाल होता है, विशाल भी अपनी मौसी से कहता है कि वो अपने घर जा रहा है। अब इधर जैसे ही वो घर जाने की बात करता है तो वो कहती है एक काम करना कि अगर कहीं विकास तुम्हें मिलेगा तो फिर उसको बोल देना कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही है। अब इधर जो विशाल है वो वहाँ से तो निकल जाता है, वो अपने घर पहुँच जाता है, लेकिन जिस जगह पे यानी कि जो बेतिया है उसके जस्ट बगल में एक ज़िला पड़ता है, उसी ज़िले में जो एक छोटा सा मैंने पोखरा आपको बताया, उस पोखरे में सुबह सुबह जब लोग शौच के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है। दरअसल जैसे ही उस बॉडी को लोग देखते हैं तो तुरंत उस शहर में हड़कंप मच जाता है। और फिर वहाँ की जो पुलिस होती है, उस मौके पर पुलिस जब आती है तो फिर उस बॉडी को कब्जे में लेती है। कब्जे में ले करके अब उसकी शिनाख्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शिनाख्त के तौर पे उसका जो चेहरा था बेहद खून से पूरा एकदम लथपथ होता है। तो फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आस पड़ोस के लोगों में पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है कि आखिर ये बॉडी है किसकी। दरअसल जब पता चलता है कि उसकी माँ को या विकास की जो माँ को ये लगता है कि आखिर उसका बेटा गया कहाँ, फ़ोन करती है तो उसका नंबर बंद आ रहा था। रात हो जाती है, फिर दूसरा दिन आता है, वो परेशान हो जाती है। अब उसको लगता है कि उसका बेटा आखिर गया कहाँ। कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि उसके बेटे के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, क्योंकि जो माँ होती है उसको कभी भी उनके बेटे के ऊपर अगर आँच आती है तो उनको कहीं ना कहीं पता ही चल जाता है। अब वो अपनी बहू को लेती है और ले करके सीधे अपने नज़दीकी जो बेतिया जो थाना होता है उसी नज़दीकी थाने में पहुँचती है और वहीं पर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट लिखवाती है तो फिर तब तक कुछ ही समय बीता रहता है। तब तक जो बगल के ज़िले की जो पुलिस होती है वो वहाँ पर एक उस थाने में फ़ोन करती है कि अगर आपको कोई एफआईआर अगर नोट करवाई जाएगी किसी की गुमशुदगी की तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। इतने में जो वहाँ के एसएचओ होते हैं रविंद्र कुमार जी, वो कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले एक महिला अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर गई है। उनके बेटे की जो उम्र है लगभग 30 साल के करीब है। जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल इसकी भी उम्र 30 साल ही है। और फिर फ़ोटो सर्कुलेट की जाती है और फिर तुरंत जो पुलिस वहाँ की होती है बेतिया की, वो उस महिला को लेकर के और उसकी पत्नी को लेकर के मौके पर पहुँचती है। वहाँ पर बॉडी को जैसे ही माँ देखती है वो चीखे मार करके रोने लगती है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा है। अब जैसे पुलिस के सामने आखिर ये कैसे
मुमकिन हो सकता है कि उसका जो बेटा है वो मर गया कहीं आके। जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो कहती है कि वो तो रात को खा करके सोया था, लेकिन रात में ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब पुलिस जब उसकी पत्नी यानी कि उर्मिला से जब बातचीत करती है तो बातचीत में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उर्मिला है, उर्मिला के ऊपर ही पुलिस को शक जाता है। अब जैसे पुलिस को उर्मिला के ऊपर शक जाता है, क्योंकि उर्मिला जो जिस हिसाब से जवाब दे रही थी, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से जवाब दे रही थी कि वो कितने बजे गया, टाइमिंग का जो इशू होता है कहीं ना कहीं टाइमिंग पे ही पुलिस को शक होता है। क्योंकि कभी किसी से 10 बजे बताती तो कभी किसी से 9:30 बजे बताती तो कभी किसी से 11 बजे बताती, क्योंकि उसका जो दिमाग था वो सही से अब काम नहीं कर रहा था। पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर वो सच्चाई कबूल लेती है और सारी कहानी को खुल करके बता देती है और सारा माजरा बताती है कि आखिर उसने कैसे कैसे अपने देवर के साथ मिल करके अपने ही पति की हत्या कर दी है। माँ को जैसे ये बात पता चलती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस तुरंत उस विशाल नाम के लड़के को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और एक माँ जो थी वो फिर से अनाथ हो जाती है, क्योंकि उसका एकमात्र सहारा इकलौता बेटा जो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, और उसकी बहू जो अपने जोश को में इतना अपना जो होश है वो खो बैठती है और अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अपने ही पति का कत्ल कर देती है। ये थी पूरी कहानी। फिलहाल इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है और पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद जो भी सबूत मिलते हैं उसके आधार पर इन लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। और भी पुलिस इन पे और भी एक्ट लगाने वाली है, हो सकता है तो सजा इनकी और बढ़ भी सकती है। तो एक माँ को न्याय भी मिल गया, लेकिन फिर सवाल वही है कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, एक सहारा जो था वो छिन चुका है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।